दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जनजातीय अधिकारों, भूमि, वन एवं जल संसाधनों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसको बोलते हैं जनजातीय अधिकार। जल, जंगल और जमीन। जल, जंगल और जमीन के अधिकार किसको मिले? जनजातीय लोगों को। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जनजातीय अधिकारों, भूमि, वन एवं जल संसाधनों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। भारत में जनजातीय अधिकारों का विश्लेषण कीजिए। भारत में जो जनजातीय अधिकार है, जनजातियों को जो अधिकार मिला है, उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में विश्लेषण करने के लिए कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी मेजर 18 के लिए। थोड़ा सा इसको समझिएगा, डिटेल में इसको हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। ठीक है, ये क्वेश्चन 15 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को हम लोग समझना। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से देख करके जा सके। कहा जा रहा है कि भारत की जनजातियां प्राचीन काल से ही भूमि, वन और जल संसाधनों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। ये चीज़ हम आपको हमेशा बोलते रहते हैं। यहाँ पर भी सेम लाइन लिखा हुआ है कि जो भारत की जनजातियां हैं वो प्राचीन काल से, मतलब जब भारत का शुरुआत या फिर कह सकते हैं जब भारत में लोग रहना शुरू किए हैं तब से ही भूमि, वन और जल संसाधनों के साथ घनिष्ठ रूप से वो जुड़े हुए हैं। इन संसाधनों पर उनका जीवन, आजीविका, संस्कृति, धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक व्यवस्था निर्भर करती है। कहा जा रहा है कि ये जो संसाधन है, जंगल, जमीन और जल, इन पर क्या है तो उनका जीवन, आजीविका, संस्कृति, धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक व्यवस्था निर्भर करती है। जनजातीय समुदायों के लिए भूमि केवल आर्थिक संपत्ति नहीं है, बल्कि उनकी पहचान, परंपरा और अस्तित्व का आधार भी है। उनके लिए भूमि सिर्फ क्या है तो एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि उनका पहचान है, उनकी परंपरा का, उनके अस्तित्व का ये आधार है। इसी प्रकार वह वन उन्हें भोजन, ईंधन, औषधि और रोजगार प्रदान करते हैं, जबकि जल संसाधन कृषि, पेयजल तथा दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अभी के टाइम में या फिर कभी भी आप चले जाइएगा, अगर आप कभी डुमरी से गिरिडीह या फिर कभी गिरिडीह से डुमरी गए हो तो आप देखते हैं रोड में बहुत सारे लोग आपको, रास्ते का हम बात करें, रास्ते में बहुत सारे लोग आपको कभी जामुन बेचते हुए, कभी गेंद बेचते हुए, ठीक है, कभी आम बेचते हुए, कभी कुछ सब्जी बेचते हुए, आपको कुछ महिलाएं या फिर कुछ जो मर्द होते हैं, कुछ पुरुष होते हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो देखते हैं कि जंगल से वो लोग व्यापार करते हैं, जंगल ही उनका क्या है, आर्थिक गतिविधियों का एक कह सकते हैं कारक है। तो किस हद से वो कारक आप देख सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं किस हद से वो लोग बेचते हैं। तो जंगल से तोड़ करके लाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं और उनकी आजीविका वो चलाते हैं। तो वही बात को यहाँ पर हम हमेशा आपको बोलते हैं, और उस चीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो कभी उस रोड में जाकर के देखिएगा, बहुत सारे लोग आपको कुछ ना कुछ बेचते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक काल में वन कानूनों तथा स्वतंत्रता के बाद विकास परियोजनाओं के कारण जनजातियों के पारंपरिक अधिकारों का हनन हुआ। जब औपनिवेशिक काल का टाइम था, औपनिवेशिक काल मतलब जो हमारे देश में अंग्रेज लोग जब हमारे यहाँ पर आए थे तो हम लोग उसको गुलाम हो गए थे, मतलब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया था, हमारे ऊपर उन्होंने नियंत्रण कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, तो वो जो समय था, वन कानूनों तथा स्वतंत्रता के बाद विकास परियोजनाओं के कारण जो जनजातीय पारंपरिक अधिकार थे उसका हनन हुआ। परिणाम स्वरूप विस्थापन, गरीबी और संसाधनों से वंचित होने जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। इसके कारण क्या हुआ तो आदिवासियों को, जनजातियों को विस्थापन होना पड़ा अपने जगह से, गरीबी भी झेलना पड़ा, संसाधनों से उन्हें वंचित होना पड़ा। इसलिए जनजातीय अधिकारों का संरक्षण सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। कहा जा रहा है कि इसीलिए जो जनजातीय अधिकार है उसका संरक्षण सामाजिक न्याय के लिए और समावेशी विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है, अत्यंत आवश्यक माना जाता है। जनजातीय अधिकारों की अवधारणा क्या है उसको समझिए। कहा जा रहा है कि जनजातीय अधिकारों से तात्पर्य उन पारंपरिक एवं वैधानिक अधिकारों से है जिनके माध्यम से जनजातीय समुदाय में भूमि, वन तथा जल संसाधनों का उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन करते हैं। ये अधिकार उनके जीवन, संस्कृति और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जनजातियों की जो अधिकार है उसके बारे में, जैसे कि भूमि अधिकार। यहाँ पर पहले हम लोग शुरू करते हैं भूमि अधिकार से। ठीक है, लैंड राइट्स। कहा जा रहा है कि भूमि जनजातीय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। जनजातियों का कृषि कार्य, आवास, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक पहचान भूमि से जुड़ी हुई, ठीक है, जुड़ी होता है। कहा जा रहा है कि भूमि अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं। अब ये जो भूमि अधिकार इन्हें मिला है, इनको जो भूमि अधिकार दिया गया उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है कि पारंपरिक स्वामित्व का अधिकार इनको दिया गया, पारंपरिक स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। जनजातीय समुदाय पीढ़ियों से जिन भूमि क्षेत्रों पर निवास और कृषि करते आए हैं उन पर उनके पारंपरिक अधिकार को मान्यता मिलनी चाहिए। यही अधिकार उनके ऐतिहासिक संबंधों को स्वीकार करता है कि वो ऐतिहासिक काल से यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? जब उनके भूमि उनके नाम पर होगा। ठीक है, तो ये इसका पहला विशेषता है, पारंपरिक स्वामित्व का आधार
मिला। दूसरा है आजीविका का आधार। अधिकांश जनजातियां कृषि और उसमें संबंधित गतिविधियों पर निर्भर रहती हैं। जो अधिकांश जनजातियां हैं वो कृषि या फिर उससे संबंधित जो भी गतिविधि उसी पर क्या है तो वो निर्भर रहते हैं। भूमि उनसे जाने पर उनका आर्थिक जीवन प्रभावित हो जाता है। अगर उनसे भूमि छीन लिया जाए तो उनका जो आर्थिक जीवन है मतलब वो कृषि पर ज़्यादा अधिकतर आधारित होते हैं, निर्भर करते हैं। अगर उनके पास जमीन नहीं हो तो वो ना ही चावल उगा पाएंगे, ना ही मड़ुआ, ना ही कसाव, ना ही बाजरा या फिर कुछ भी नहीं। तो कह सकते हैं कि उनका जो आर्थिक जीवन है वो प्रभावित हो सकता है। तो आजीविका का ये आधार है उनके लिए भूमि। तीसरा है सांस्कृतिक पहचान का स्रोत। ये उनके सांस्कृतिक पहचान का भी स्रोत है। भूमि जनजातियों के धार्मिक स्थलों, पूर्वजों की स्मृतियों और सामाजिक परंपराओं से जुड़ी होती है। इसलिए भूमि का महत्व केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी होती है। मतलब वो उनके पूर्वजों से जुड़ा हुआ होता है, धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, उनके स्मृतियों से जुड़ा हुआ होता है। इसके लिए वो सांस्कृतिक पहचान का भी उनके लिए एक स्रोत है। चौथा है भूमि हस्तांतरण से संरक्षण। अनेक राज्यों में ऐसे कानून बनाए गए हैं जो जनजातीय भूमि को गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाते हैं ताकि उनका शोषण ना हो सके। कई सारे जैसे हमारे झारखंड में भी ऐसा कानून बनाया गया, ठीक है, जो आप सीएनटी देखते हैं, वो इसलिए लाया गया था ताकि जो आदिवासियों की जमीन है, जो जनजातियों की जमीन है, वो कोई गैर जनजातीय लोग ना खरीद ले। अगर आप खरीद भी लेते हैं तभी अगर कभी पता चले, सरकार को ऐसा पता चलता है या फिर वो कोर्ट में जाकर के अपील करता है कि जबरदस्ती या फिर हमें बेवकूफ़ बना करके ले लिया गया, तो फिर से आपको जमीन उसको वापस कर देना पड़ेगा। तो इसी तरह से कई सारे कानून बनाए गए ताकि उनको उनका अधिकार मिल सके। पांचों जहाँ पर हम लोग इसका विशेषता देखते हैं वो है विस्थापन की समस्या। इसके कारण उन्हें विस्थापन की समस्या देखने को मिली। कहा जा रहा है कि खनन, बांध, उद्योग और विकास परियोजनाओं के कारण बड़ी संख्या में जनजातियां अपनी भूमि से विस्थापित हुई हैं, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। कहीं भी अगर कोई औद्योगिक कार्य होता है, ठीक है, कोई उद्योग से संबंधित कार्य होता है, कहीं पर बांध बनाया गया, कहीं पर खनन गतिविधि किया गया, जिसके कारण बड़ी संख्या में जो जनजातीय लोग होते हैं उनको उनकी जो जमीन होता है, जो उसकी भूमि होती है, उसे उससे विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति उससे प्रभावित होता है। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इनके वन अधिकार। जनजातियों के वन अधिकार को हम लोग देखते हैं। हमने पहले जो जमीन के अधिकार थे, भूमि अधिकार को समझ लिया। यहाँ पर हम लोग वन अधिकार को समझेंगे। वन जनजातीय समुदायों के जीवन का अभिन्न अंग है। उनकी आजीविका, भोजन, औषधि तथा सांस्कृतिक जीवन वनों पर निर्भर करता है। यही चीज आपको थोड़ा देर पहले उदाहरण दिए थे कि अगर आप गिरिडीह से डुमरी कभी जाएंगे तो अभी किस सीजन में आपको जामुन बेचते हुए लोग नजर आ जाएंगे। ठीक है, अभी जामुन का टाइम चल रहा है, खजूर का टाइम चल रहा है। ठीक है, जो मतलब जिस सीजन में जो भी फल आता है उस हिसाब से आपको वहाँ पर लोग मिल जाएंगे। कुछ दिन के बाद आपको मशरूम, खोखड़ी जिसको बोलते हैं खोरठा भाषा में, तो वो आपको रास्ते में बेचते हुए लोग नजर आ जाएंगे। तो वन अधिकार उनको दिया गया है। वन अधिकारों के प्रमुख विशेषताओं को हम देख लेते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं वन अधिकार के? विशेषताएं, पहला इनको जो अधिकार है वो है लघु वनोज पर आधारित अधिकार। जो लघु वनोपज है उस पर अधिकार, मतलब जो भी वहां से निकलता है जंगल से, चाहे वो कोई फल तोड़ के लाए या फिर जमीन से कोई जड़ी बूटी तोड़ के लाए या फिर किसी भी तरह से जंगल से जो चीज आसानी से मिल जाए, जो छोटे चीज हैं उस पर उनको अधिकार दिया गया है। पत्ता तोड़ के ले आना, ठीक है। आदिवासियों को या फिर कैसे जनजातियों को वनों पर अधिकार दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जंगल काट के बेच सकते हैं। उनको अधिकार अपनी जीवन चलाने के लिए दिया गया, अपने आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए दिया गया ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो लघु वनोपज पर आधार अधिकार उनको दिया गया है। जनजातियों को महुआ, तेंदुपत्ता, शहद, लाख, बांस, जड़ी बूटियों तथा अन्य वन उत्पादों के संग्रह और उपयोग का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इससे उनकी आय में वृद्धि होती। इनको ये सारे अधिकार हैं, ठीक है, ये सारे अधिकार दिए गए। इनको कई सारे नियम बनाए गए संविधान में ताकि इनको सारे अधिकार मिल सके। अगला जो यहाँ पर विशेषता हम देखेंगे वो है वन संसाधनों के उपयोग का अधिकार। जो भी वन के संसाधन, इनका उपयोग जनजातीय लोग कर सकते, इसका अधिकार मिलना चाहिए। ईंधन, चारा, लकड़ी तथा घरेलू आवश्यकताओं के लिए वन संसाधनों की सीमित उपयोग का अधिकार जनजातियों को प्राप्त होता है। वन संसाधनों का सीमित उपयोग मतलब अगर वो चाहे तो पेड़ के टहनियों को काट करके घर में जलाने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए, ईंधन के रूप में, चारा के रूप में, जैसे जानवरों को खिलाने के लिए पल्हा, पत्ता, ठीक है, लकड़ी, घरेलू आवश्यकताओं के लिए वन संसाधनों का सीमित उपयोग का अधिकार जनजातियों को प्राप्त होता है। फिर से आपको बता दें कि जनजातियों को वनों का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, संविधान उन्हें यह अधिकार देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जंगल को काट के बेच दे। अगर ऐसा करने लगे, ऐसा नहीं कि वहां पर जो कोयला निकलता है वो उसको बेच दे, या फिर अगर वहां पर कोई कीमती मिट्टी निकलता है तो वो उसको बेच दे, तो ऐसा नहीं कर सकते वो लोग। अगर ऐसा करते हैं तो उन पर क्या होगा, कार्यवाही किया जा सकता है। जो सीमित चीजें हैं मतलब जिनका उपयोग वो लोग कर सकते हैं आसानी से, उन्हीं चीजों के लिए उनको अधिकार दिया गया है। तीसरा जो इसका विशेषता हम देखते हैं वन का विशेषता वो है सामुदायिक वन अधिकार। कई जनजातियां सामूहिक रूप से वन क्षेत्रों का संरक्षण और उपयोग करती हैं। इन सामुदायिक अधिकारों को कानूनी मान्यता देना आवश्यक है। कहा जा रहा है कि इन सामुदायिक अधिकारों को
कानूनी मान्यता देना जरूरी है। चौथा हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट देखेंगे वो है सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिकार, ठीक है। कहा जा रहा है कि अनेक वन क्षेत्र जनजातियों के पवित्र स्थल होते हैं जहाँ वे पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इन स्थलों की सुरक्षा अनेक सांस्कृतिक अधिकारों का हिस्सा है। अनेक सांस्कृतिक क्या कहते हैं, उनके सांस्कृतिक अधिकारों का हिस्सा है, मतलब उनके जो सांस्कृतिक है जो संस्कृति है उसके अधिकारों का ये हिस्सा माना जाता है। तो ये सारे अधिकार उनको मिलने चाहिए। पांचों यहाँ पर पॉइंट में देखेंगे वो है वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाया गया और इसके अधिकार क्या क्या दिए गए हैं। इस अधिनियम ने जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के ऐतिहासिक अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान की तथा वन संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है। मतलब वन का वो उपयोग कर सकते हैं। हम आपको बताएं कि वो सीमित उपयोग कर सकते हैं। वन का उपयोग उनको करने के लिए दिया गया ताकि वो अपने जीवन यापन कर सके, ऐसा नहीं कि वो जंगल को काट के बेच दे, ठीक है। तीसरा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जल संसाधनों पर अधिकार। जनजातियों का जल संसाधनों पर अधिकार, ठीक है। जल जनजातीय जीवन का एक अनिवार्य संसाधन है। पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन तथा घरेलू उपयोग के लिए जनजातियां स्थानीय जल स्रोतों पर निर्भर करती हैं। पानी पीने के लिए, मतलब जो पेयजल होता है, जो सिंचाई होता है, जो मत्स्य पालन होता है, इन सब के लिए क्या है तो जो जनजातीय लोग हैं वो स्थानीय जल स्रोतों पर ही निर्भर रहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जल अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। जो इनको जल अधिकार दिया गया इनके प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहला जो इनका विशेषता है वो है पारंपरिक जल स्रोतों के उपयोग का अधिकार। जो पारंपरिक जल स्रोत है उनके उपयोग का इनको अधिकार दिया गया है। नदियों, तालाबों, झरनों तथा कुओं का उपयोग जनजातीय समुदाय लंबे समय से करते आए हैं। इन पर उनके उपयोग के अधिकार को मान्यता मिलनी चाहिए। तो ये बात इनके द्वारा कहा गया है, ये इसका एक विशेषता है। दूसरा जो इसका विशेषता वो है कृषि और सिंचाई का आधार। जल संसाधन कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जल की कमी जनजातीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, तो जो कृषि और सिंचाई का आधार है वो इनको मिलना चाहिए। तीसरा है मत्स्य संसाधनों का अधिकार। जो मत्स्य संसाधन मतलब मछली पालने वाला। कहा जा रहा है कि अनेक जनजातीय समुदाय मत्स्य पालन से आजीविका प्राप्त करते हैं, इसलिए स्थानीय जल निकायों पर उनका अधिकार महत्वपूर्ण है। मतलब जो स्थानीय जल निकाय, जैसे कोई तालाब हो गया, मान लीजिए कोई जंगल में कोई तालाब है या फिर आसपास में गांव में कोई तालाब है, तो उन तालाबों पर उनका अधिकार होना चाहिए ताकि मछली पाल करके वे अपना जीवन यापन वो कर सके। चौथा पॉइंट है यहाँ पर विकास परियोजनाओं का प्रभाव। बांध और जल परियोजनाओं के कारण जनजातियों का विस्थापन हुआ है तथा वे पारंपरिक जल स्रोतों से वंचित हुए हैं। कई बार जहाँ पर जल स्रोत होता है वो लोग मछली पकड़ते हैं या फिर मछली पालते हैं, वो उनका आजीविका होता है। लेकिन कई बार उसी जगह पर एक बड़ा बांध बना दिया जाता है, जिसके लिए क्या तो सरकार परियोजना लाती है। सरकार की परियोजनाओं के कारण वहाँ पर बांध बनता है और वहाँ का जो जमीन होता है, वहाँ पर जो जनजातियों के अधिकार होते हैं वो अधिकार छीन लिए जाते हैं और वहाँ पर जो वहाँ पर पहले से रह रहे होते हैं उसको विस्थापित कर दिया जाता है। तो विकास योजनाओं का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे जल संरक्षण में भूमिका। जल संरक्षण में इनकी भूमिका। जनजातीय समुदाय पारंपरिक ज्ञान के आधार पर जल स्रोतों के संरक्षण और संतुलित उपयोग में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो जनजातीय समुदाय हैं वो पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, मतलब उनके पूर्वजों ने जो इनको अधिकार दिया है, मतलब ज्ञान दिया है, उसी के आधार पर वो जल स्रोतों के संरक्षण करते हैं और उसका संतुलित उपयोग वो करते हैं। आगे दोस्तों हम यहाँ पर भारत में जनजातीय अधिकारों की स्थिति का विश्लेषण कर लेते हैं कि आज के टाइम में भारत में जो जनजातीय अधिकार हैं, जो उनको अधिकार दिए गए, उनका क्या स्थिति रह गया है। पहला हम लोग देख लेते हैं संवैधानिक संरक्षण। भारतीय संविधान जनजातीय समुदाय के संरक्षण और विकास के लिए विशेष प्रावधान करता है। जो हमारा संविधान है वो जनजातियों के लिए, जनजातीय समुदाय के संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए कई तरह के प्रावधान करता है। जैसे अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने का निर्देश दिया गया है। जो किसी भी राज्य में रहते हैं तो राज्यों को अनुसूचित जनजातीय जो लोग हैं उनके शिक्षा के लिए, उनके आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातीय हितों की सुरक्षा से संबंधित है। जो पांचवा अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए या फिर जो उनसे जुड़े हैं प्रशासन और जो जनजातीय हितों के लिए बात है उनकी सुरक्षा से संबंधित है, जो पांचवा अनुसूची है। तीसरा हम यहाँ पर देखेंगे वो है छठी अनुसूची। उत्तर पूर्व भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त प्रशासन की व्यवस्था प्रदान करते हैं, मतलब वो अपनी जगह का खुद से शासन कर सके, इसके लिए क्या है तो उनको ये व्यवस्था प्राप्त दिया गया है, फिर प्रदान किया गया है। आगे दोस्तों देख लेते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम जब लाया गया था, यह अधिनियम जनजातीय अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसने व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को कानूनी मान्यता दी। जो लोग मतलब कहते हैं जो जनजातीय लोग हैं उनको व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों का कानूनी मान्यता दिया है कि वो चाहे तो व्यक्तिगत या फिर सामुदायिक रूप से वनों का उपयोग कर सकते हैं।
ठीक है, जितना जरूरत हो उतना उपयोग वो कर सकते हैं। लघु वनोपज के संग्रह और बिक्री का अधिकार प्रदान किया गया। वो चाहे तो वन से कुछ पत्ते तोड़ करके, लकड़ियां तोड़ करके, क्या है तो वो बेच भी सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं, या फिर अपने घर के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा है यहाँ पर आपका कि वन संरक्षण में ग्राम सभाओं की भूमिका को मजबूत किया। जंगल को बचाने के लिए जो ग्राम सभाएं होती है उनकी भूमिका को मजबूत किया कि आप लोग ही वनों को, जंगलों को देखेंगे और आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। चौथा जहाँ पर हम लोग इसका पॉइंट देखें वो है ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का प्रयास किया है। जो ऐतिहासिक अन्याय है या फिर इनके ऊपर जो अन्याय किए गए, ठीक है, जो जनजाति के ऊपर अन्याय है उन चीजों को दूर करने का प्रयास किया गया है। आगे जो हम लोग देख लेते हैं वो है पंचायत अधिनियम 1996, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार। जो अनुसूचित क्षेत्र उन तक विस्तार, इसको बोलते हैं पैसा कानून। ठीक है, यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि ग्राम सभा को स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। जो ग्राम सभा है उसको स्थानीय संसाधनों के, मतलब उसके जो स्थानीय जंगल है, जो स्थानीय संसाधन है, उसके प्रबंधन का, उसके मैनेजमेंट का, किस तरह से उसका यूज होगा, किस तरह से उसको बढ़ाना है, किस तरह से उसको रखना है, इन सभी बातों का वो अधिकार दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें कहा जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास संबंधी मामलों में ग्राम सभा से परामर्श आवश्यक किया गया। भूमि अधिग्रहण, कोई भी कंपनी आकर के किसी भी क्षेत्र पर अधिग्रहण नहीं कर सकता। इसके लिए पुनर्वास संबंधी मामलों में ग्राम सभा से परामर्श आवश्यक किया गया है कि अगर कोई कंपनी आकर के खुद से यहाँ पर किसी भी जगह पर खनन कार्य करने लगे, कोई औद्योगिक गतिविधि करने लगे, तो इससे पहले ग्राम सभा से उसको परमिशन लेना पड़ेगा और उनको मुआवजा देना पड़ेगा जिसके जमीन को वो खोद रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जनजातीय परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षण प्रदान किया गया। जो जनजातीय परंपराएं हैं, रीति रिवाज, उनको संरक्षण भी प्रदान किया गया ताकि उनकी संस्कृति, रीति रिवाज जिंदा रह सके। आगे देख लेते हैं हम लोग आज के टाइम इसका क्या चुनौती रह रहा है। आज के टाइम इसका क्या चुनौती देखने को मिलता है। कहता है कि यद्यपि कानूनी प्रावधान उपलब्ध हैं, फिर भी व्यवहारिक स्तर पर अनेक समस्याएं बनी हुई। कानून तो इसके लिए बनाए गए, लेकिन फिर भी व्यवहार में या फिर कहते हैं जमीन पर ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा। जो कानून बनाया गया वो जमीन पर उस तरह से काम नहीं कर रहा है। जैसे कि विस्थापन, आज भी आप देख सकते हैं, खनन, बांध, उद्योग और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के आधार पर जनजातियों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ती है। तो ये सब सिर्फ कानून बनाया गया, उनको अधिकार दिया गया, ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया, लेकिन वो कोई काम का है नहीं। दूसरा यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखते हुए अधिकारों के क्रियान्वयन में कमी। वन अधिकार अधिनियम के तहत अनेक दावे लंबित रहते हैं या अस्वीकार कर दिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं आज के टाइम में जो इनका सिर्फ बातचीत करने के लिए रह गया वो है जागरूकता का अभाव। इनमें जागरूकता का अभाव है। कई जनजातीय समुदाय अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। मतलब उनके क्या अधिकार हैं जल, जंगल, जमीन को लेकर के, वो पूरी जानकारी उनके पास नहीं, जिसके कारण पे उनके जमीन को हड़प लिया जाता है। बहुत सारे राज्यों में क्या है तो जो जनजाति है उनके जमीनों को उनका होने के लिए, मतलब किसी और को ना दे दे या फिर कोई उसके जमीन को हड़प ना ले, इसके लिए बहुत सारे कानून पास किए गए, बहुत सारे कानून बनाए गए, लेकिन उनको पता ही नहीं है। उनको पता है नहीं कि हम अपना जमीन को बेच भी दें तभी वापस ले सकते हैं। उनको अभी तक लोग बेवकूफ बना रहे हैं, उनके जमीन पर वो राज कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत कुछ देखा जाता है। जागरूकता का कमी है, प्रशासनिक बाधाएं भी हैं, जटिल प्रक्रियाओं और भ्रष्टाचार के कारण अधिकारों का लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाता। जो अधिकार है उसका लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाता, जितने भी जनजाति लोग सभी तक नहीं पहुंचता है। पांचवा, पर्यावरण और विकास का संघर्ष। विकास परियोजनाओं और जनजातीय अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना एक बड़ी चुनौती बनी है। जैसे मान लीजिए अगर आपको रोड बनाना है, 2 लाइन है पहले से, उसको 4 लाइन करना है, ठीक है। अब इसको 4 लाइन करना है और इधर उधर जंगल है, तो जंगल को तो काटना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन सुझाव ये है कि अगर आप इस जंगल को काट के 4 लाइन बना रहे हैं, तो जितने जंगल को आपने काटा, जितने पेड़ों को आपने काटा, तो बहुत सारे जमीन खाली, तो वहां पर उस हिसाब से पेड़ लगा दीजिए, बात खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं लोग। जो ठेकेदार होता है या फिर जो सरकार है वो ऐसा नहीं करके सिर्फ 4 लाइन कर दिया, जो जंगल कटा सो कटा और खत्म हो गया। जबकि करना ये चाहिए कि जो भी आपने पेड़ काटे हैं, उस पेड़ को अगर आप इस जगह से काटे तो कहीं ना कहीं आपको उस जगह लगाना पड़ेगा जितने पेड़ आपने काटे हैं। तभी किसी कंपनी को ठेका देना चाहिए, टेंडर मिलना चाहिए, इस तरह से कुछ प्रावधान होने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, हमको पता है। आगे हम देख लेते हैं जनजातीय अधिकारों के संरक्षण हेतु सुझाव। जो भी जनजातीय अधिकार है उसके संरक्षण के लिए क्या क्या सुझाव किए जा सकते हैं। वन अधिकार अधिनियम और पेशा का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। जो पेशा कानून लाया गया है या फिर जो वन के अधिकार अधिनियम लाए गए हैं उसको कड़े तरीके से लागू करना। भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा की वास्तविक सहमति सुनिश्चित की जाए। ये आज भी कानून है, लेकिन इसके लिए कोई मान्यता नहीं, कोई इसको पूछता ही नहीं है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि जनजातीय समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाए। जनजातीय समुदाय को उनके क्या क्या अधिकार है उसके लिए जागरूक बनाया जाए। चौथा, विस्थापित जनजातियों के लिए उचित पुनर्वास और आजीविका की व्यवस्था की जाए। पांचवा पॉइंट है यहाँ पर संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जो संसाधन के प्रबंधन, उसके लिए जनजातियों की समुदायों का क्या व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी उससे लिया जाए।
छठा पॉइंट है कि पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जाए। जो पारंपरिक ज्ञान है या फिर जो सांस्कृतिक विरासत है उसका संरक्षण किया जाए। तो इस तरह से हम लोग इसके कुछ महत्व को देख लिए, इसके कुछ प्रभाव को देख लिए, बहुत सारी चीज़ों यहाँ पर हमने समझ लिया। आगे एक छोटा सा बस आप निष्कर्ष को समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि जनजातीय समुदायों के लिए भूमि, वन और जल संसाधन केवल प्राकृतिक संपदा नहीं है, बल्कि उनके जीवन, संस्कृति, पहचान और अस्तित्व का आधार है। संविधान भारतीय संविधान तथा विभिन्न कानून ने जनजातीय अधिकारों को मान्यता प्रदान की है, परंतु इनके प्रभावी क्रियान्वयन में अभी भी अनेक चुनौतियां मौजूद हैं। क्रियान्वयन का मतलब इसको लागू करने में बहुत सारे आज भी चुनौतियां देखने को मिलते हैं। इसलिए आवश्यक है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जनजातीय अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। मतलब जो पर्यावरण संरक्षण है या फिर जो विकास है, इसके साथ साथ जो जनजातीय अधिकार है उनकी रक्षा भी सुनिश्चित की जाए। तो इस तरह से आप लोग छोटा सा एक निष्कर्ष जरूर लिख दीजिएगा, और जो भी हम आपको बताएं उस चीज़ को अगर आप सुने होंगे तो आप आराम से क्वेश्चन के आंसर को लिख पाएंगे। चैनल पर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।